नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो विषय है हिंदी साहित्य को लेकर के आज का विषय है। और आज के विषय में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो उद्भव विकास जो है अनेक विद्वानों ने अनेक मतों के अनुसार किया। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक सामान्य रूप से लेकर के आएंगे ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ पाएँ, और कुछ विद्वानों के मतों को भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि हम आखिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर विस्तृत पढ़ाया जाए या विस्तृत चीज़ें बताई जाए तो समझने और समझाने दोनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि किसी भी विस्तृत चीज़ को खंडों, कालों या विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाए तो बड़े ही सुगमता और सरलता से उन चीज़ों को समझा और समझाया जा सकता है। इसीलिए जब भी हिंदी साहित्य के इतिहासकारों, आलोचकों ने जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया तो उन्होंने हिंदी साहित्य को प्रमुख 4 भागों 5 भागों में बांटने का कार्य किया। कुछ विद्वानों ने मात्र 3 भागों में ही बांट दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। तो उसी पे एक आज की हमारी जो चर्चा है केंद्रित है। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से हिंदी साहित्य के काल विभाजन किया गया है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 रूपों में है। पहला रूप आप देख सकते हैं आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। हम इन दोनों का चारों का समय देखेंगे। समय दोस्तों विद्वानों ने अलग अलग तय किए हैं, लेकिन लगभग जो समय निकल कर के आता है उनको मैं आपके लिए लाया हूँ जो सरलता और सुगमता से आप समझ सकते हैं। तो पहला बात करेंगे आदिकाल का, जो 750 से 1350 ईस्वी तक रहा। अब फिर हम बात करेंगे भक्तिकाल का। भक्तिकाल का दोस्तों रहा है 1350 से 1650, और रीतिकाल का रहा 1650 से 1850, और आधुनिक काल 1850 से अब तक। ये समान जो है कि भागों में बांटा गया, जिससे आप आसानी से और सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। एक बार फिर से हम आपको दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए ताकि आपको याद आ जाएगा। 750 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। दोस्तों, हमें पारी इन चारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे आदिकाल को। आदिकाल, आदि मतलब क्या होता है समझना। आपने बहुत बार देखा होगा कि फला 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 उसके बाद आदि इत्यादि। आदि मतलब और, आप जो समझते हैं, लेकिन इस आदि का अर्थ जो है अलग है। इस आदि का अर्थ आरंभ। इस आदि का मतलब होता है आरंभ, यानी शुरुआत। जिस काल से हिंदी साहित्य का शुरुआत होता है वहां से आ जाता है आदिकाल। आदिकाल देख सकते हैं दोस्तों आप, आदिकाल। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे काल शब्द की। देख रहे हो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। काल का मतलब हम अपने क्षेत्रीय भाषा में समझते हैं दोस्तों वृत्ति को, कि काल आ गया। लेकिन यह काल का मतलब होता है समय, ड्यूरेशन, अवधि। जिसको काल का मतलब होता है समय। यहाँ हम समझ सकते हैं काल का मतलब समय और आदि का मतलब आरंभ, यानी हिंदी साहित्य का वो समय जहां से हिंदी साहित्य का उद्भव हुआ, शुरुआत हुआ, जहां से हिंदी साहित्य का समय आरंभ माना जाता है, वहां से हम आदिकाल का लेते हैं 750। अब इसको क्या कहा गया कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को आदिकाल के नाम से उद्बोधन किया, उसी तरह अन्य इतिहासकारों ने अनेक नाम से आदिकाल को नाम दिया है। तो आदिकाल का जो नाम दिया है किसने दिया है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल किस आलोचक ने नाम ये दिया है? तो आदिकाल आलोचक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
उसके बाद दूसरा नाम निकल करके आता है आदिकाल का, जो अन्य दूसरे विद्वान ने दिया हुआ, जिसका नाम है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल दोस्तों, वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है दोस्तों, और ये किसने कहा? वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और वीर गाथा काल क्यों कहा? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी वीर गाथा काल कहते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उस समय की जो रचनाएं थी उसमें प्रमुख क्या था, उसमें मेन बिंदु क्या होते थे, तो उसमें वीरता का प्रधानता होती थी। वीरता की, युद्धों की, इस प्रकार के उसमें प्रधान तत्व पाए जाते थे, जिसके कारण उन्होंने वीर गाथा काल कहा। किसने कहा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। और तीसरे पे आते हैं हमारे चारण काल, जो कि है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है कि ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हुए, भारत में बिहार क्षेत्र में आए हुए थे। लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के जो है हेड भी रहे हैं, ये सर्वे किए हैं। और भारत में जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से भी एक सम्मान दिया जाता है। इन्होंने चारण काल कहा। चारण काल का क्या है? चारण काल का मतलब कि उस समय के राजाओं के यहाँ, उस समय के राजाओं के यहाँ लोग क्या करते थे कि उनके यहाँ एक राज कवि घराना हुआ करता है। वहाँ राजाओं अपने यहाँ कवियों को रखा करते थे। उन कवियों के द्वारा चरणों वंदना, यानी उनकी छत्र छाया, उनकी महिमा, उनके गुणगान किया करते थे। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने उस काल को चारण काल कहा। फिर लास्ट में आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु तीन भाई थे, श्याम बिहारी, गज बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन तीनों ने इसको प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल कहने का तात्पर्य यह है, हिंदी साहित्य का आरंभ यहीं से हुआ। प्रारंभिक यानी प्रारंभिक यानी फिर से शुरू, तो यानी कि यहाँ से शुरू हुई है हिंदी साहित्य काल, मिश्र बंधु। अब ये चीजें आप समझ गए होंगे। उसके बाद इस समय के बहुत सारे कवि भी हुए। इस समय कहा जाता है 12 रचनाएं थी रासों के नाम से। उसमें से मैं 2 लेकर के आपके लिए आया हूँ। उस समय का प्रमुख कवि थे अब्दुल रहमान, जिनके द्वारा संदेश रासक लिखा गया, जो कि अपभ्रंश में है। उसके बाद सबसे फेमस जो रचना निकल करके आती है पृथ्वीराज रासो। दोस्तों ये पृथ्वीराज रासो है, और इसके जो कवि हैं वो हैं चंद्र बरदाई। दोस्तों ये वही चंद्र बरदाई हैं जो अपने पृथ्वीराज रासो, अभी अक्षय कुमार की एक नई मूवी आई थी जो उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री थी, उस पर बनी हुई थी और काफ़ी अच्छी मूवी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि फ्लॉप हो गई हो। इतने महान व्यक्तियों का और ऐसे नायक के द्वारा अभिनय कराया गया था, जिसका दुष्परिणाम निकला कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो यही वही इसी आधार पे वो बनी हुई फिल्म थी चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की। अब ये दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। आदिकाल को आरंभ, आदि का अर्थ होता है आरंभ। फिर से एक बार दोहरा है, जिसको आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, फिर वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, प्रारंभिक काल में से बंधु ने किया, जो 3 भाई थे। और प्रमुख कवि हैं अब्दुल रहमान, चंद्र बरदाई, और भी हैं दोस्तों। मैंने सिर्फ 2 लोगों का नाम लिखा ताकि आपको आसानी से समझने और याद करने में आसानी हो जाए। दोस्तों आदिकाल को हम समझने के बाद अब भक्ति काल को समझेंगे। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण, दूसरा है सगुण। निर्गुण धारा में भी 2 है। भक्ति काल को 2 प्रमुख धाराओं में बांटा गया।
पहला है निर्गुण, दूसरा है सगुण। निर्गुण धारा में भी दो धाराएं बनी, पहली ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी में संत और प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य और संत काव्य, ये दो धाराएं बनी निर्गुण काव्य में। इसमें ब्रह्म उपासना के महत्वपूर्ण दिया जाता था, यानी ब्रह्म तत्व को ही महानता प्रदान की जाती थी, प्रधान तत्व होते थे। इसमें कवि, प्रमुख कवि आते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा में। और उसी प्रकार से सगुण धारा बनी। सगुण धारा के भी दो धाराएं बनी, पहली बनी रामाश्रयी शाखा, दूसरी बनी प्रेमाश्रयी शाखा। और भक्ति काल का एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, इसका काल रहा 1350 से 1650। इसके दो प्रमुख कवियों का नाम जान लीजिए। रामाश्रयी शाखा राम, प्रेमाश्रयी शाखा सूर। ये दोनों कवि महान कवि हैं, सूर और तुलसी। ये दोनों सगुण धारा के काव्य के थे। निर्गुण में आ जाते हैं, कबीर को ले लेते हैं, जो सबसे फेमस व्यक्तियों के नाम से जाने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध हैं कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के, निर्गुण धारा के। तो इस प्रकार से हम भक्ति काल को भी समझ लिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे रीति काल को समझने की। रीति काल हो गया, भक्ति काल के बाद हम रीति काल को पढ़ेंगे। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम रीति काल अर्थात रीति शब्द का अर्थ को हम समझने प्रयास करेंगे कि रीति शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो एक सबसे फेमस लाइन है रीति काल को लेकर के, जिसे आप समझने में थोड़ी सी आपको सरलता प्रदान होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि ये रघुकुल की रीत है, जो रघुकुल वहाँ से रीत चली आ रही है कि प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएंगे। राजा दशरथ ने, जैसे आप लोगों ने देखा कि अपने वचनबद्ध होके के नयन तारा यानी आंखों के तारे राम को वनवास दे दिया और भरत को राज्याभिषेक के लिए वचन दे दिया। तो रघुकुल रीत ये वही रीत है, सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए। तो ये रीत है संस्कृत को भामा दंडी जैसे उस समय काव्य की रचनाएं होती थी, अलंकृत छंद तमाम ऐसे सारे रूप रंगों को रख करके जो काव्य की रचनाएं होती थी वो इस तरीके से होती थी, वही संस्कृत में होती थी। वही रीत लेकर के रीति काल में लोग आ गए। हमारे केशव, मतिराम, भिखारी, बिहारी, घनानंद, आलम, बोधा, ऐसे तमाम जो भी हमारे कवि होते थे रीति काल में, तो वो लेकर के चले आए। वही रीत रिवाज संस्कृति वही लेके चले गए इस काल में भी। वही छंद, दोहा, सोरठा तमाम इन तरीके से इनकी रचनाएं करने लगे। तो रीति काल को, रीति शब्द का अर्थ मैं कोशिश करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रीति रिवाज जो पहले रचनाएं होती थी संस्कृत में, उन्हीं रीति रिवाज के आधार पर रीति काल में भी रचनाएं होने लगी थी। तो रीति काल को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिमुक्त, तीसरा है रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध में जो प्रमुख कवि आते हैं केशव, मतिराम, भिखारी, और रीतिमुक्त में आते हैं बिहारी आते हैं। बिहारी के बारे में एक बड़ी प्रचलित लाइन है कि गागर में सागर भरने का काम करते हैं बिहारी जी, अर्थात थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की कला रखते हैं हमारे बिहारी जी, ऐसे हमारे बिहारी हैं। उसके बाद आते हैं रीति सिद्ध में। रीति सिद्ध में 3 कवियों के नाम मैंने आपको बताने के लिए रखा है, घनानंद, आलम और बोधा। ये 3 ऐसे महान कवि हैं जिनके आसानी से रीति काल की छाप पड़ी हुई है। इसमें रीति मुक्त में सिर्फ एक कवि आते हैं हमारे बिहारी जी। ऐसा कभी कभी पूछता है कि रीति काल की किस उपशाखा में सिर्फ एक कवि का नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा रीति मुक्त धारा में बिहारी के नाम आते हैं। तो इस तरीके से आप रीति काल को भी ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। और अब आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक काल में हम गद्य के विकास को पढ़ेंगे। क्योंकि कक्षा 12 में जो है कि आधुनिक काल की खड़ी बोली के गद्य का विकास जो निकल करके आता है वही हमारे कक्षा 12 की हिंदी के सिलेबस में लगा है। और इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देने कि इस प्लेटफॉर्म पे कक्षा 12 की हिंदी की लगभग पुस्तक को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी कि लगभग सारी चीज़ों को टच कर लिया जाए और परीक्षा एग्जाम से पहले, अगले वर्ष के पहले सारे विषयों को पढ़ा करके ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए जिन परिवारों के बच्चे या जिस भी अगर आपके खुद स्वयं 12 में हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके हिंदी विषय को लेकर के बनाया गया है। तो आप विशेषकर इसको फॉलो करें
और आपके दृष्टिकोण के लिए आपको रखा गया। यह सिर्फ समझने के लिए पूरा लाइन लेंथ बता दिया गया ताकि आप आसानी से समझ जाए। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो न हिंदी गद्य के विकास के रूप में बनाई जाएगी तथा आधुनिक काल उसी में हम पढ़ लेंगे 1850 से अब तक का। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। ठीक।